Hello everyone. Welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 3rd March 2025 और अब हम डिस्कस करते हैं आज की पहली खबर and this is easy to remove same voter ID numbers across state. अब बेसिकली ये इशू क्यों आया है, ऐसा देखने में मिला है कि बहुत सारे लोगों के जो है फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं और वो एक ही पर्सन कई जगह वोट डालता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ईसी ने ये डिसीजन लिया है कि जिन जिन पर्सनों के ये फ्रॉड कुछ वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं या सेम नंबर के जो कार्ड्स हैं वो पर्सन डिफरेंट स्टेट्स में यूज कर रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करके खत्म किया जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाइड दैट इवन इफ सम वोटर्स हैव द सेम वोटर आईडी नंबर, इसको हम बोलते हैं ईपिक। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्टर फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि हर एक पर्सन, जो भी एक पर्सन है उसका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, यानी कि उस नंबर पर वही वोटर पर्सन होगा या वही पर्सन वोट कर सकता है। अब इस जो फ्रॉड की घटना है उसको रोकने के लिए डिसीजन ये लिया गया है, लेकिन इस पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पर्टिकुलरली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो ममता की पॉलिटिकल पार्टी है, और ममता ने इसमें एलिगेशन लगाए हैं कि बीजेपी क्या कर रही है वेस्ट बंगाल में। बीजेपी ये कर रही है कि जो वोटर हैं यूपी के, गुजरात के, हरियाणा के, उनका भी वोटर कार्ड बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में बना दिया है ताकि वेस्ट बंगाल के जो लोग अलग अलग डिफरेंट स्टेट में रह रहे हैं वो कमिंग इलेक्शन में बीजेपी के फेवर में वोट डाल सके। अब उसके ममता जी के जो ये एलिगेशन उसमें लगाए हैं, इनमें कहां तक सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो मूव है इलेक्शन कमीशन का ये एक अच्छा मूव है। इससे क्या होगा कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और एक पर्सन वही वोट डाल पाएगा जहां की वोट डालने का उसका लीगल राइट है। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर और सेकंड न्यूज है हमारी, यूके अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेन डील स्टारमर। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जैसा अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले अगर हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझते हैं, चलते हैं, तो देखे हैं, आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रशिया वार चल रही है। अभी क्या हुआ, पहले तो यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, और यूक्रेन ने पहले तो यूएसए सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को और यूएसए ने अकॉर्डिंग टू द यूएसए अराउंड $350 बिलियन जो है उनको दिए हैं। अब ये पैसा वो वापस मांग रहे हैं, तो जिसके रिगार्डिंग एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ मिस्टर जेलेंस्की में, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप में। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब आगे से जो यूएसए है वो यूक्रेन की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो यहां से जो मिस्टर जेलेंस्की हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड हुए और अब फिर वो चले गए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर स्टारमर, उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हम कॉन्टिन्यूसली जो है सपोर्ट देते रहेंगे यूक्रेन को। साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके बहुत सारे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं और जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो भी हम उनको हेल्प देते आ रहे हैं यूक्रेन को, ये हेल्प हम नहीं रोकेंगे और ये कॉन्टिन्यूसली उनको इन फ्यूचर भी देते रहेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कुछ यूरोपियन कंट्री मिलकर एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे कि इस वार को रोका जा सके। देखिए, जो कोई भी वार है वो एक सिविलाइजेशन के लिए या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब हम कोई भी वार करते हैं तो वार से हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है और डिस्ट्रक्शन से किसी का भी फायदा नहीं होता। अब क्योंकि ये वार बहुत लंबे समय से चल रही है और दोनों कंट्री के अपने कुछ इश्यूज हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि इस पे एक एग्रीमेंट तैयार किया जाए और उस एग्रीमेंट पर
उस एग्रीमेंट पर सब कंसर्न जो कंट्रीज हैं, मींस जो रशिया है उसकी भी सहमति ले ली जाए, और जो यूक्रेन है वो भी उसका एक पार्ट होना चाहिए, और ये उस एग्रीमेंट को यूएसए के साथ भी डिस्कस किया जाना चाहिए। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत चल रही थी, तो ट्रंप उन पर जो सीज फायर है वो इम्पोज करना चाहते थे, और ट्रंप ने उन पे कुछ एलिगेशन भी लगाए कि यू आर गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड वार 3, मतलब आप वर्ल्ड वार 3 करा देंगे और आप जो है बहुत सारे लोगों की जान से खेल रहे हैं। लेकिन उसमें उनका कंसर्न ये था कि भाई हमें अगर सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जाती तो हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ऐसे एलिगेशन थे जेलेंस्की के कि पिछले बहुत सारे एग्रीमेंट्स का रशिया ने वायलेशन किया है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉड चार्जेस कोर्ट ऑर्डर एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ 5 अदर्स। तो क्या है कि एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो जो फॉर्मर सेबी की चेयरपर्सन थी उनके खिलाफ और जो 5 अदर ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। एलिगेशन ये है उन पर कि जब वो अपने ऑफिस में थी और वो जो भी कंसर्न 5 अदर पर्सन है वो अपने ऑफिस में थे, तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया और उन्होंने सेबी में फ्रॉड किया है, और कुछ जो कंपनीज हैं उनको एक गलत तरीके से बेनिफिट दिया है, जो कि कंपनी काफी लंबे समय पहले अराउंड 1992 के आसपास लिस्ट हुई थी। ये एलिगेशन है। इसका जो फॉर्मर चेयरपर्सन है उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और ये जो भी सारे एलिगेशन उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं, और इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। द स्टूडेंट एंड द 3 लैंग्वेज डिबेट। देखिए हमारे देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहले हमारे देश में एक एजुकेशन पॉलिसी थी, वो थी 1986 की। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है और एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। अब इस पॉलिसी के अनुसार हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी होगा कि उसमें एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी। अब कुछ स्टेट्स और पर्टिकुलरली तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हर स्टेट के स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं, और जो तमिलनाडु है वो ये कह रहा है कि नहीं, हम अपने यहाँ पर 2 लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे। अब अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, तो यहाँ पर एनालिसिस ये है कि देखिएगा कि जो तमिलनाडु है वो तमिल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहता है और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी को भी वहां पर शामिल किया जाए। अब यहाँ पर एनालिसिस ये है कि यहाँ पर ये देखने की बात है कि स्टूडेंट का जो बेनिफिट है वो कैसे हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है उसको एक इलेक्टिव लैंग्वेज बना सकते हैं। इलेक्टिव का मतलब है ये कंसर्न स्टूडेंट की चॉइस पर डिपेंड करेगा कि वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। क्योंकि देखिए अगर हम इसको मैंडेटरी कर देंगे, ऑल्दो जो हिंदी है वो हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी के लिए हम इंग्लिश को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटेंट बनाना है और साथ ही साथ उनको ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पिटेंट बनाना है। तो हिंदी को अगर हम ऑप्शनल कर देंगे तो जिस पर्सन का इंटरेस्ट है वो उसको हिंदी को भी अडॉप्ट करेगा, और इंग्लिश की जो एफिशिएंसी है और जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से डील करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में 22 यानी कि 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। इसमें से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये आपका कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now we come to next news. Israel cuts off Gaza aid to pressure Hamas to accept new ceasefire deal. जैसा कि पिछले 1.5-2 सालों से इजराइल के बीच में और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, जो युद्ध कर रहा है इजराइल से। अब यहाँ पर इजराइल ने के बीच में और हमास के बीच में कुछ दिन पहले एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, और सीज फायर एग्रीमेंट में ये कहा कि अब किसी भी तरफ से
गोलीबारी नहीं चलेगी या बारूद नहीं होगा, बारूद का यूज नहीं होगा। अब इसमें हुआ क्या कि इजराइल ने अब इसको क्या किया है कि जो इजराइल ने क्या किया है कि जो भी गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड आती थी बाहर की कंट्रियों से, उसको रोक दिया है। और इजराइल ने कहा है कि जितने भी आपने हमारे होस्टेज बंधक बना रखे हैं, जितने भी हमारे लोगों को आपने बंधक बना रखा है, उन सबको हमें वापस दो। तो जैसे ही इजराइल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमास है वो हॉस्टेजेस को रिलीज करने में थोड़ी देर कर रहा है, तो तुरंत ही इजराइल ने ये एक्शन लिया ताकि हमास को कंपेल किया जा सके कि जो भी लोग इजराइल के उसके पास हैं, हमास के पास है, जिनको हॉस्टेज बना के उन्होंने रखा हुआ है, उसको वो टाइमली और क्विकली डिलीवर करे, और फिर उससे आगे जो है सीज फायर एग्रीमेंट पर कोई बात होगी, और तभी ही इजराइल अलाउ करेगा कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा में जा रही है वो जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। रशिया प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लेम्स यूरोप फॉर द प्रोलॉन्गिंग वार। तो ये जो न्यूज है ये रशिया और यूक्रेन वार से ही संबंधित है। अभी जैसे आपको हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रंप ने अभी यूएन में जो वोटिंग हुई थी उसमें रशिया का साथ दिया है। और पहले अगर हम देखते हैं तो पहले जो रशिया के रिलेशन थे और जो यूएसए के रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जनरली जो यूएसए है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और रशिया यूक्रेन से वार कर रहा था। लेकिन जैसे ही नए प्रेसिडेंट बने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने रशिया के फेवर की बात कही और इन्होंने वार के एंड करने की बात कही, जिसके रिगार्डिंग जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनके बीच में और डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। अब उसी का एक रिएक्शन आया है, किसका? रशिया का। और रशिया ने कहा है कि जो ट्रंप हैं वो वार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं या यूरोपियन लीडरशिप है वो वार को लंबा करना चाहती है। क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि यूरोप के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को जो भी फाइनेंशियल और मिलिट्री इक्विपमेंट की असिस्टेंस अब तक देते आए हैं उस असिस्टेंस को हम किसी भी प्रकार से नहीं रोकेंगे और ये कॉन्टिन्यूसली उनको चलती रहेगी। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.